हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स पढ़े उनमें देखा कि अगर हमें एम्पलीफायर डिजाइन करना है, एम्पलीफायर बनाना है, तो हमें निगेटिव फीडबैक का यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आई बच्चों? तो आज के लेक्चर में या इसके आगे के जो भी लेक्चर्स आएंगे उन लेक्चर्स में हमें सीखना है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कैसे हम एम्पलीफायर की डिजाइनिंग करेंगे। बात समझ में आई? तो जितने भी एम्पलीफायर्स हम ओपैम में डिजाइन करेंगे उनमें जो सबसे पहला एम्पलीफायर होगा वो इन्वर्टिंग होगा। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसे आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के नाम से जानोगे। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बच्चों सबसे बेसिक होता है, इसलिए स्टार्ट हम लोग यहीं से करते हैं। और आप इसको अच्छे से पढ़ना भी, क्योंकि ये एम्पलीफायर के डिजाइनिंग के लिए सबसे बेसिक एम्पलीफायर है। अगर आपको ये समझ में आ गया, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो आगे जितने भी एम्पलीफायर आएंगे उनको समझने में, उनको अंडरस्टैंड करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हमें डिजाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करना है। तो यहाँ देखिए, मैंने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसे लेते हैं हम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये हमारा कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में सब बच्चों को पता है कि यहाँ जो टर्मिनल होता है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है और यहाँ जो टर्मिनल होता है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें लेना है आउटपुट। अब हमें चूंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिजाइन करना है, तो आप सब बच्चों को याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर 3 मोड में वर्क कर सकता है: इन्वर्टिंग मोड, नॉन इन्वर्टिंग मोड और डिफरेंशियल मोड। तो बच्चों, इस नाम को आप देखो, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट हो रहा है। वहां हमने देखा था कि इन्वर्टिंग मोड में आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट में जो सिग्नल आता था वो इनपुट सिग्नल का जस्ट इन्वर्ट आता था, इसलिए हम उसको इन्वर्टिंग मोड बोलते थे। तो यहाँ भी कुछ सीन उसी टाइप का होगा, उसको हम लोग अभी देखेंगे एनालिसिस करके। तो सबसे पहले तो इन्वर्टिंग मोड का मतलब ये हुआ बच्चों कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमें कोई सिग्नल नहीं अप्लाई करना है, मीन्स इसको हमको क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। जो कुछ हम सिग्नल अप्लाई करेंगे वो हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इन्वर्टिंग मोड में इनपुट हम कहाँ अप्लाई करते हैं बच्चों, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। ठीक है, तो हमें इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट सिग्नल अप्लाई करना है। तो हमने एक डीसी सिग्नल लिया, आप एसी भी ले सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए हमने एक डीसी वोल्टेज लिया। अब उस वोल्टेज को हम एक वोल्टेज सोर्स से इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे। तो ये VI कोई भी वोल्टेज सोर्स और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे हम R1 से इंडिकेट करेंगे, और बच्चों इसका नाम होगा सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या नाम होगा, सीरीज रेजिस्टेंस। ये तो हो गया ये इनपुट की बात। अब मुझे आप ये बताओ, क्या इस एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक अभी इंट्रोड्यूस किया हमने? नहीं, क्योंकि फीडबैक का मतलब ये हुआ कि आउटपुट का पोर्शन कुछ इनपुट में इंसर्ट करना। बात समझ में आई? तो आइए इसमें नेगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से देखिए, हमने आउटपुट वोल्टेज की कुछ वैल्यू ली, यहाँ से हमने आउटपुट वोल्टेज लिया। अब हमें आउटपुट वोल्टेज का कोई पार्ट लेना है, कोई वैल्यू लेनी है, तो उसको हम लोग एक रेजिस्टेंस के हेल्प से यहाँ पे इनपुट में अप्लाई करेंगे ऐसे।
ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, जिसके माध्यम से हम आउटपुट वोल्टेज का कुछ पोर्शन इनपुट में हम इंसर्ट कर रहे हैं। एंड दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज फीडबैक रेजिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय RF, फीडबैक रेजिस्टेंस। बात समझ में बच्चों? अब ये एम्पलीफायर जो डिजाइन होके आया, इस पूरे एम्पलीफायर के सर्किट को आप किस नाम से पुकारोगे? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है। अब अगर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इट मींस इसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट का इन्वर्ट आना चाहिए। तो आइए हम इसकी एनालिसिस करते हैं। इसके एनालिसिस में हमें डिटरमाइन करना है आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू। यहाँ इस एम्पलीफायर के लिए जो गेन की वैल्यू आएगी वो हमें डिटरमाइन करना है। तो चलिए करते हैं, कैसे करना है हमें इसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों डिटरमाइन करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि चूंकि ये एम्पलीफायर है, क्योंकि इसमें निगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए जो भी आउटपुट वोल्टेज आएगा वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल आएगा। क्योंकि आप जानते हो कि एम्पलीफायर अगर है तो वो लीनियर रीजन में वर्क करेगा, और लीनियर रीजन में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का रिलेशन ये होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। या हम ये कहेंगे कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू गेन मल्टीप्लाइड बाई इनपुट वोल्टेज के इक्वल आएगी, अगर ये एम्पलीफायर है तो। और ऐसा आना भी चाहिए, अभी हम देखेंगे। बात समझ में आई? तो चलिए अब हम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं। तो किस कॉन्सेप्ट की मदद से बच्चों इस सर्किट की एनालिसिस करनी है, इसमें आउटपुट वोल्टेज, इसके गेन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ देखिए, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर से एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि मैंने बताया था कि आइडियल ऑप-एम्प के लिए बच्चों इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मीन्स इस करंट की वैल्यू, इस टर्मिनल में जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी बच्चों? 0 होगी। बात समझ में आई? दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि आइडियल ऑप-एम्प में अगर वो नेगेटिव फीडबैक के साथ है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हम कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था, जिसे हम वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट के नाम से जानते थे। तो बच्चों इन दोनों कॉन्सेप्ट की मदद से हमें इस पूरे सर्किट की एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी यहाँ नोड्स हैं बच्चों, उनके वोल्टेज को आप लिख लो। सबसे पहले तो यहाँ आप बताओ कितना वोल्ट होगा? 0 वोल्ट। और इस टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वो V+ से आप डिनोट करोगे। यहाँ के वोल्टेज को आप V- से डिनोट करोगे। यहाँ भी देखो 0 वोल्ट है, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा? VI हो जाएगा। ऐसा आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ रखा है बच्चों। यहाँ V- है तो यहाँ भी क्या होगा? V-। यहाँ पे V0 है तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों? V0। अब यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनमें हमें करंट एज्यूम करना है। तो यहाँ हम लोगों ने एज्यूम किया I1 करंट, चूँकि रेजिस्टेंस R1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस I1 हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो उसको हम IF से डिनोट करेंगे। बच्चों यहाँ जो करंट होगा, ये आप याद रखिएगा, ये जो करंट होगा ये इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट करंट होगा। मीन्स इसके इनपुट टर्मिनल्स का करंट होगा।
ये वाला इनपुट टर्मिनल का करंट नहीं होगा। आप ये चीज ध्यान देना कि यहाँ देखो जो हम ओप एम्प की बात कर रहे हैं वहां पे देखिए कोई एक्सटर्नल सर्किट वर्किट कनेक्ट नहीं है। मीन्स इस तरह के सिचुएशन जब होगा तो यहाँ पे करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर बच्चों हम सारे एक्सटर्नल सर्किट जो हमने कनेक्ट किए हैं उनको अगर हम कंसीडर ना करें तो ये वाला जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बात समझ रहे हैं आप? अब हमें क्या करना है, एट V माइनस नोड, V माइनस नोड पे हमें KCL अप्लाई करना है, अप्लाई KCL। तो अकॉर्डिंग टू KCL एट एनी नोड इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आप मुझे बताओ ये जो I1 की वैल्यू होगी क्या उसको आप लिख सकते हो I प्लस IF? बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा हमने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है बेसिक में। तो वी कैन राइट I1 इज इक्वल टू I प्लस IF। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि I की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू IF। बोलिए, अब अगर I1 इक्वल टू IF है तो दोनों की वैल्यू हम लिखते हैं। तो आप मुझे बताओ I1 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे आप लिखोगे I1 की वैल्यू, यूजिंग ओम्स लॉ। भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VI माइनस V माइनस V माइनस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1। Similarly, we can write the value of IF is equal to V minus minus V naught, V minus minus V naught divided by RF। तो यहाँ तक का स्टेप समझ में आया कि नहीं? तो बच्चों यहाँ तक का जो स्टेप्स हमने किया वो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और ये जो कुछ भी हमने एनालिसिस की बच्चों, आप इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नोडल मेथड या नोडल एनालिसिस के नाम से जानते थे। तो यहाँ देखा आपने कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एनालिसिस में नोडल मेथड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे जितने भी एम्पलीफायर आएंगे उनकी एनालिसिस हम नोडल मेथड से ही करेंगे। इसलिए सब बच्चों को ये आना चाहिए कि जंक्शन पे हमें KCL अप्लाई करके करंट का रिलेशन लिखना है और फिर उस करंट की वैल्यू हमें ओम्स लॉ से लिख के और आगे की चीज़ों को प्रोसीड करनी है। तो आइए इसमें भी करते हैं, बट उससे पहले जरा यहाँ पे हम वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो बाई द वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या V निगेटिव इज इक्वल टू V पॉजिटिव? बिल्कुल सर, ऐसा हमने पढ़ रखा है। जरा देखते हैं निगेटिव और पॉजिटिव के वोल्टेज की वैल्यू। तो यहाँ देखो बच्चों, जो पॉजिटिव टर्मिनल है मीन्स जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो सीधे ग्राउंड से कनेक्ट है। तो क्या इस V प्लस की वैल्यू जीरो होगी? बिल्कुल होगी। और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से V प्लस इक्वल टू V माइनस, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ V माइनस इज ऑल्सो जीरो। तो यहाँ बच्चों V माइनस की वैल्यू क्या आ गई? 0 वोल्ट आ गई। अब ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हमें पुट करना है। तो चलिए आइए पुट करते हैं। तो VI माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू 0 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई RF। अब इस एक्सप्रेशन से यहाँ पे आप V नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो बच्चों यहाँ से देखो V नॉट की वैल्यू आएगी माइनस RF डिवाइडेड बाई R1 इंटू VI। तो देखा आपने, जो आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू इनपुट वोल्टेज के इन्वर्ट में आ रही है। देखिए आप, ये माइनस में आ रहा है। बात समझ गए? और मैंने कहा भी था कि अगर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो निश्चित तौर पे इसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट का इन्वर्ट आएगा। और हमने एनालिसिस करके ये इस चीज़ को हमने यहाँ ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पे देख लिया हमने।
ठीक है। अगर हम बात करें गेन की, तो बच्चों इस केस में जो गेन होगा वो क्लोज लूप गेन होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है वो क्लोज्ड है, मीन्स फीडबैक के साथ है, इसलिए यहाँ जो गेन होगा बच्चों वो क्लोज लूप गेन होगा, जिसे हम ACL से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू होगी V0/Vi। तो आप बताओ यहाँ से V0/Vi की वैल्यू क्या आ जाएगी? -RF/R1। दैट्स वाई द गेन ऑफ क्लोज लूप गेन ऑफ इनवर्टिंग एम्पलीफायर इज -RF/R1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सब बच्चे ये याद रखेंगे कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो क्लोज लूप गेन होगा वो -RF/R1 होगा, या आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू -RF/R1 इंटू VI होगी। बात समझ में? तो यहाँ बच्चों जो ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट। इन VI। बात समझ में? भाई जो VI है उसमें कितना फेज शिफ्ट हो गया? 180 डिग्री का, तभी गेन इसका निगेटिव आ रहा है, या हम कह लें इसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट का क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। बात समझ गए? तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी एनालिसिस नोडल मेथड से मैंने कैसे की, कैसे हमने इसका आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट किया, कैसे हमने इसका गेन फाइंड आउट किया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाली, ठीक है। और आगे के जितने भी सर्किट आएंगे, जितने भी एम्पलीफायर हमको की डिजाइनिंग हम करेंगे, उनकी एनालिसिस हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट की मदद से करनी है। नोडल मेथड, वर्चुअल शॉर्ट और इनपुट करंट जीरो, यही 3 कॉन्सेप्ट बच्चों हर एम्पलीफायर में अप्लाई होगा। इसलिए यहाँ तक सबको एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। किसी भी स्टेप में अगर डाउट है आपको, तो आप आगे बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी डाउट है तो आप रिवाउंड करके लेक्चर को फिर से सुनिए, ठीक है। बात समझ में बच्चों? अब यहाँ पे आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मुझे एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जिसमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का जस्ट इन्वर्ट आए विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट वोल्टेज। भाई हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट हो जिसमें उस सर्किट का आउटपुट इनपुट का इन्वर्ट आए, लेकिन उसके इनपुट के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो आप इस एम्पलीफायर को देखिए और इसके आउटपुट वोल्टेज को देखिए। तो जो मैंने डिजाइन करने के लिए बोला उसमें मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि आउटपुट वोल्टेज हमारा इनपुट के जस्ट इन्वर्ट हो और उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग ना हो, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ V0 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VI हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ जो बच्चों मैग्नीट्यूड जिस फैक्टर से चेंज हो रहा है वो है RF/R1। आप ध्यान से देखो, ये जो RF/R1 है यही VI के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। तो अगर मैं इस फैक्टर को 1 कर दूं तो VI के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मीन्स हमें इस सर्किट के लिए क्या करना है? RF की वैल्यू R1 के इक्वल कर देनी है। तो हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन करेंगे जो कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा, बट उसमें फीडबैक रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी, और वो होगी R के इक्वल। तो आइए फटाफट डिजाइन करते हैं। हमने एक ओप एम्प लिया, बल्कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लिया। तो सब बच्चे जानते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अभी हमने डिजाइन किया था। ये सीरीज रेजिस्टेंस, यहाँ जो हमें इनपुट अप्लाई करना है वो, या हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, सीधे सीधे आप यहाँ पे VI लिख दो। ये बच्चों आउटपुट नॉन इन्वर्टिंग को हमें क्या कर देना है? ग्राउंड कर देना है, और यहाँ से फीडबैक रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है।
और यहाँ जो वैल्यूज लेनी है फीडबैक रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस की, वो क्या लेनी बच्चों, इक्वल लेनी है। तो ये जो सर्किट बन के आया, इस सर्किट का बच्चों नाम होगा इन्वर्टर सर्किट या फेज शिफ्टर सर्किट। इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टर सर्किट या बच्चों फेज शिफ्टर सर्किट। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट के फेज को चेंज कर दे रहा है, कितने से, 180 डिग्री से, या इनपुट के वोल्टेज को जस्ट इन्वर्ट कर दे रहा है। बात समझ में आई? तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछे कि डिजाइन इन्वर्टर सर्किट या डिजाइन फेज शिफ्टर सर्किट यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो आप ऐसे इसको डिजाइन करोगे। बात समझ में आई? तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ओपैम्प को इनिशिएट करने के लिए, शुरू में ओपैम्प को समझने के लिए, एम्पलीफायर को समझने के लिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए सब लोग इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ने के बाद आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।